गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे। बोर मॉडल के अंदर हमने 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उसके फर्स्ट था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोल सकते हैं कि 2 टाइप्स फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, बोथ आर बैलेंस्ड विद ईच अदर। जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड कॉन्सेप्ट थी electron can circulate on those orbitals which have the angular momentum mvr equals nh upon 2 pi. And third concept is energy can emit or absorb in case of transition. If electron transit from higher energy level to lower or lower to higher, the energy gap can be calculated by delta E equals E2 minus E1. ये था कल का बोर मॉडल। ठीक है, आज अपन देखो बोर ने कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स दी थी, उसके बेसिस पर अपन ये निकालेंगे कि बोर रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको कैलकुलेट करके बताती रहती हूँ और आप इसको गौर से देखते जाना। देखो, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट थी उसकी थी जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपन को क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो इस इक्वेशन में आर को इधर ले लूँ, एम वी स्क्वायर को इधर, तो क्या हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इक्वल आर। ठीक है, यहाँ तक इसको दे देते इक्वेशन फर्स्ट। पहला पोस्टुलेट उसने दिया था जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर की जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो गया, आर को एक तरफ ले गया, ये एक साइड। ठीक है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट थी उसने ये बोला था एम वी आर इक्वल्स एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है ना, ये एच है, एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो v इक्वल्स कितना हो गया एन एच अपॉन 2 पाई और एम आर इसके नीचे की तरफ आ गए, तो v इक्वल्स हो गया एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। इस वैल्यू को हम रखेंगे इस इक्वेशन में जो पहले रखी अपन ने जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, तो इस v के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। जो पहली इक्वेशन है जिसके अंदर r इक्वल्स हमने जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर निकाला है, उसमें v की वैल्यू रखेंगे और v की जगह कितना रखना है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। वी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखें आर इक्वल्स जेड ई स्क्वायर तो था, एम था, नीचे जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को खोला तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके अपॉन में था वो ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद में हो गया ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है हमारे पास में, इधर जो वैल्यू थी ये इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जेड के इक्वल रखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे कितना बचा हुआ है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो हमने लिखा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये वैल्यू इधर जा कर के अपॉन में जाएगी तो कितनी आएगी जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, और बचा हुआ क्या रहेगा आर। रिपीट द स्टेटमेंट, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, वी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी है, इसको खोला है हमने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, इसके भी अपॉन में वो ऊपर चला गया, जो कटने वाला था उसको काट दिया। उसके बाद में हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इक्वल सारा स्टेटमेंट लेके गए, तो जो अपॉन में वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो ऊपर एन स्क्वायर है, एन तो होती है नंबर ऑफ शेल होता है। ठीक है, तो वेरिएबल होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस टाइम कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। एच क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट होता है, वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नीचे जेड एटॉमिक नंबर होता है, हर एक एटम के लिए अलग अलग होता है, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 4 कांस्टेंट है ही, पाई की वैल्यू 3.14 एम, एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
इस सारे मटेरियल की वैल्यू अगर हम इस पर रखेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास एक डाटा आता है 0.529 इंटू, ऊपर तो क्या कांस्टेंट नहीं है n, और नीचे क्या कांस्टेंट नहीं है z, तो n² अपॉन z, और किस में आएगा ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो देखो आप लोगों के बोर रेडियस जो है आपसे निकलवाना तो कोई नहीं पूछेगा कि बोर रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आपको फाइनली ये डाटा याद रखना है r इक्वल्स 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। हियर n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल या फिर शेल बोल सकते हो, एंड z इज़ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशन से आप ये बोल सकते हो कि r जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n² के, r जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, z के। तो दो रिलेशन आए हैं, r प्रोपोर्शनल टू n², r प्रोपोर्शनल टू 1/z। आप ये बोल सकते हो कि जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाता है, जैसे मान लो कि कोई भी एटम है उसमें पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है, तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो ऑब्वियसली रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, यही बात है। और z क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो रेडियस गिरती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ लेफ़्ट टू राइट जा रही है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, साइज छोटा होता है। तो पीरियोडिक टेबल में आप समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है, तो पहली जो कॉन्सेप्ट है अपने बोर कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, तो हमने देखी है बोर रेडियस। बोर रेडियस में अगर आपको पूरी बोर रेडियस डेराइव करनी आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, r इक्वल्स 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सेकेंड टर्म उसने दी थी, बोर एनर्जी की टर्म दी थी। बोर एनर्जी के लिए देखो कैसे निकालते हैं अपन, हमेशा किसी भी अमाउंट की या किसी भी मैटर की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम की इक्वल होती है, तो हमने लिखा है टोटल एनर्जी इक्वल्स होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है -z² अपॉन r। ठीक, अब देखो -z² अपॉन r हो गया। अब देखो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, उसने पहला जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था mv² अपॉन r, mv² अपॉन r इक्वल ze² अपॉन r²। तो जब ये कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, mv² इक्वल ze² अपॉन r, mv² अपॉन r इक्वल ze² अपॉन r²। तो ये कैंसिल आउट किया तो r² से r कैंसिल आउट हो गया, mv² इक्वल हो गया ze² अपॉन r। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हम इस mv² को रखना चाहें, ठीक है, हम mv² को रखना चाहें तो mv² की जगह हम ze² अपॉन r रख सकते हैं, हाफ की वैल्यू बाहर रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ze² अपॉन r की जगह रखना चाहें तो हम mv² रख सकते हैं, दोनों एक ही आएंगे। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है, हाफ mv² तो उसने दे रखा है, ठीक है, और इस ze² अपॉन r की जगह हम क्या रख देते हैं, mv², माइनस का साइन माइनस की जगह रह जाएगा, तो हमने रख दिया माइनस mv²। ठीक है, ये स्टेटमेंट था हाफ mv² प्लस ब्रैकेट में -ze² अपॉन r। इसके बाद में हमको ये पता है mv² अपॉन r इक्वल्स ze² अपॉन r², कैंसिल आउट किया, mv² इक्वल ze² अपॉन r। मैं इस ze² अपॉन r को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, mv², माइनस का माइनस साइन एज इट इज़ रह जाएगा, तो मेरे पास आया हाफ mv² प्लस ब्रैकेट में माइनस, और माइनस की जगह पे मैंने क्या रख दिया, mv², ब्रैकेट खोलूँगी माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हुआ, हाफ mv² माइनस mv², तो मेरे पास आ गया हाफ mv² माइनस mv², पहली कंडीशन। दूसरी बात, अगर मैं इसको चेंज नहीं करना चाहूँ तो इस mv² की जगह क्या रख सकती हूँ मैं, ze², हाफ का हाफ रह जाएगा, तो हाफ ze², फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस ze² अपॉन r, तो दूसरी कंडीशन हो गई माइनस ze² अपॉन r प्लस हाफ ze²। इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको मैंने पीछे लिख दिया। ठीक,
बात बराबर ही रहेंगी दोनों में, कैसे भी करके देख लो। दोनों में ही बचाना चाहोगे तो आधा mv² माइनस का बचेगा, बचाना चाहोगे तो माइनस का आधा ZE² बचेगा। दोनों के अंदर सेम बचती है कंडीशन, -12 ZE² बच के। पीछे जो हमने वैल्यू निकाली है उससे हम r की वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, r इक्वल्स हमने निकाला था n² h² ZE² 4π² m। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस r इक्वल्स n² h² ZE² 4π² m। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, -1/2 ZE² अपॉन r की जगह रखा हमने n² h² अपोन वाली वैल्यू ऊपर ZE² 4π² m। ठीक है, जो बच रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये मटेरियल करने के बाद में हमारे पास आया है E पाई m h। सारे के सारे क्या है, कौन सा E इलेक्ट्रॉन का मास है, पाई 3.14 होता है, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, h प्लांक कांस्टेंट होता है। इन सारों की वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास फाइनल डाटा आता है E इक्वल्स -13.6 ZE² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आपको पहली टर्म तो याद रखनी थी, R इक्वल्स 0.529 n² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। दूसरी आपको डाटा याद रखनी है E इक्वल्स -13.6 ZE² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तीसरी उसने टर्म दी थी सीधी की सीधी वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए आपको टर्म याद रखनी है 2.18 इंटू 10⁸ Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2.18 गुना 10⁸ Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। आज की जो क्लास थी उसके अंदर आपको 3 टर्मिनोलॉजी देखी है अपन ने, कौन कौन सी, बोर रेडियस क्या होती है, बोर एनर्जी क्या होती है, बोर वेलोसिटी क्या होती है। तो आपको तीन जो फॉर्मूले वो याद रखने हैं। पहले फॉर्मूले के अंदर आपने याद रखा है क्या, R इक्वल्स 0.529 n² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम, एक बात। दूसरा आपको याद रखना है V इक्वल्स 2.18 इंटू 10⁸ Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। और थर्ड आपको याद रखना है -13.6 ZE² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है यहाँ तक। फिर वही बात है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ZE² के, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के, वेलोसिटी Z के प्रोपोर्शनल होती है, n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन होता है इनका। इन तीनों फॉर्मूले में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे रेडियस वाले के पूछे जाते हैं। एनर्जी का भी पूछते हैं क्वेश्चन तो खैर, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछते हैं, वेलोसिटी। तीनों फॉर्मूले को याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्वांटम नंबर। देखो, क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स की जो फुल डिटेल्स होती है वो मिलती है ना, कंप्लीट डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर वो इम्पॉर्टेंट डाटा होती हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है, पूरा डिटेल बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, किस नंबर का, कौन से पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन and nature of electron in external magnetic field for index number of parameters are known as quantum number। कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में जानने के लिए जिन 4 क्वांटम नंबर्स का हम यूज़ करते हैं, जिन 4 पैरामीटर्स को हम यूज़ करते हैं, वो पैरामीटर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक, वैसे ही जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो अगर कोई रिलेटिव उसके बारे में जानना चाह रहा है तो सबसे पहले उसके स्कूल का पता होना चाहिए। उसके बाद पता होना चाहिए कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। अगर हायर क्लास में तो उसका सेक्शन का पता होना चाहिए, नेम, फादर्स नेम पता होना चाहिए। देन हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट डिटेल उसकी बता पाएंगे। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन सब सेम होते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे सारे सेम होते हैं, वैसे ही
तो एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसका नेचर, सब कुछ पता करने के लिए आपको 4 डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटम नंबर। और भी इजी बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो द नंबर विच गिव्स द एग्जैक्ट, सॉरी, यू बोल सकते हो द नंबर विच गिव्स द ऑल डिटेल्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, कि वो नंबर जो हर एक इलेक्ट्रॉन की हर एक डिटेल के बारे में बताएंगे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर फॉलोइंग। कौन कौन से क्वांटम नंबर आपको पढ़ने हैं वो देखिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अलग अलग होती है सारी की सारी। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है तो इट टेल्स अस अबाउट द शेल ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी सेल ऑफ एटम, ये शेल के बारे में बताता है। एजीमिथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। तो अलग अलग सारी की सारी डिटेल्स देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। एजीमिथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एल, magnetic quantum number denoted by small m, and spin quantum number denoted by small s, n, l, m, s। चारों की वैल्यू आपको काउंट करनी होती है, ठीक है। क्वांटम नंबर की डिफाइन दोबारा बता देती हूँ मैं। क्वांटम नंबर क्या होती है? पैरामीटर्स विच आर यूज टू डिफाइन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन are called quantum number. They gives the complete detail about the electron, like as position of electron, like as energy level of electron, like as the nature of electron, ठीक है। 4 तरह की हैं, प्रिंसिपल, एजीमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो है वो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आप देखो सबसे पहले टर्म बोहर ने दी थी। बोहर एटॉमिक मॉडल हमने अभी पढ़ा है। देखो बोहर ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन कैन सर्कुलेट इन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव द एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स nh/2π, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में सर्कुलेट करेगा जिनके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स nh/2π के इक्वल होगा। जहाँ पे हमने n के लिए लिखा था 1 2 3 4 5 कि n का नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ पे n जो था वो किसको शो कर रहा था? शेल को शो कर रहा था, एनर्जी लेवल को शो कर रहा था। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कॉन्सेप्ट थी वो किसने यूज करी थी? बोहर ने दी थी। स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये हमको क्या बताती है? दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स शेल एंड एनर्जी लेवल। ऑर्बिट है, ऑर्बिटल नहीं है बेटा, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। अभी तो मैं जो वर्ड काम में ले रही हूँ वही देखें। जब शेल, सब शेल, ऑर्बिटल तीनों नाम आ जाएंगे उसके बाद मैं बताऊँगी कि किस में मतलब फ़र्क क्या होता है, किस तरीके से आपको कौन कौन सा वर्ड काम में लेना है। तो अभी आप इतने ध्यान रखें, दिस क्वांटम नंबर इंडिकेट्स अबाउट द शेल, ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, ठीक है। यहाँ तक का 10th क्लास में जैसे आपने K, L, M, N पढ़ा वही चीज़ है ये। पहली शेल है उसको एक नंबर, जिसको K बोला है, दो को L, M, N इस तरीके से बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल विच बिलोंग्स टू n इक्वल्स 1 2 3 4 इस तरीके से इनका नेम क्या रहेगा? K, L, M, N इस तरीके से। तो ये एनर्जी लेवल को शो करेगा, जिसमें एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग होंगे। K, L, M, N कैपिटल लेटर के अंदर चलते जा रहे हैं। उसके बाद में ये आती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल। पूछा जाता है, एग्जैक्टली यही पूछा जाता है, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल। तो आपको लिखना होता है 2n² की एक ऑर्बिटल के अंदर, सॉरी एक ऑर्बिट में, एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो एक शेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन फील्ड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके अंदर। अब देखो हमने ये देखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो देखें। लाइक आपके पास में कोई भी एक एग्जांपल दे रखा है 2p, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स का नेम है, जैसे p है, d है, s है, इनके जस्ट पहले जो डाटा लिखा हुआ होता है, जैसे p के पहले 2 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। जैसे d से पहले 3 लिखा हुआ तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। जैसे s से पहले 4 लिखा हुआ तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। तो इनकी
जो n की वैल्यू होती है वो ऑर्बिटल से जस्ट लेफ़्ट साइड में जो डाटा लिखा हुआ होता है ना, लेफ़्ट साइड में जो डाटा लिखा हुआ होता है वो n की वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो जैसे 2p के लिए 2 आ गया, जैसे 4s आ गया उसके लिए 4 आ गया, जैसे 3p आ जाता है तो 3 आ जाता है ना, जैसे 2s आया है तो 2 आ जाता है, 2p आ गया तो भी 2 आ गया। तो लेफ़्ट साइड के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो इसकी n की वैल्यू को शो करेगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोर ने दिया था, स्मॉल n से इसको इंडिकेट करते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द शेल, ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल। और दूसरी हमने देखा है कि ये KLMN इससे शो करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होने चाहिए, और इस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।